हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर में जो कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या बताया गया है, मतलब इसका थोड़ा पहले सारांश जान लेते हैं शुरू करने से पहले। तो जो महाकवि कालिदास जी हैं उनके द्वारा मेघदूत रचा गया है, मतलब कि ये मेघदूत के पाठ हैं। एक खंड काव्य जिसके दो मतलब भाग हैं, एक तो है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ, जो आपको पढ़ना है। ये गीति के मतलब गीति के काव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक यक्ष है, मतलब यक्ष की कथा बताई गई है कि जब उसे कुबेर अलकापुरी से निकाल देते हैं तब वो रामगिरी पर्वत पर जाकर निवास करता है। और जो वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका यानी कि यक्षिणी की याद आती है, तब वह मतलब विरह वेदना में कहता है, मैं तो अपने घर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रेमिका है अर्थात जो यक्षिणी है उसे मैं अपने मतलब जो अपना संदेश भेज सकता हूँ कि मैं उसे कितना याद कर रहा हूँ और उसके विरह में मैं कितना व्याकुल हूँ। तो यही मतलब इस उत्तर मेघ में बताया गया है कि किस प्रकार से जो यहाँ पे मतलब यक्ष है वो अपनी प्रिय अर्थात यक्षिणी के सौंदर्य, उसकी विरह पीड़ा और उसका जो दिनचर्या का मार्मिक चित्रण करता है और मेघ को बताता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो अलकापुरी में कैसे रह रही होगी और उसका मतलब जो संदेश है वो कैसे पहचानेगा। तो इसमें अपने मतलब जो यक्षिणी है उसके सौंदर्य की बात करता है, अपने मिलन की बात सोचता है। तो यहाँ पे एक तरह से विरह वेदना भी दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पद से। बहुत ही आसान व सरल भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला पद है, सम सन्निग्ध सुकांत सुपंक्ति दांतों वाली बिंब के पके फलों जैसे होगी, लाल कोमल रसीले होठ, चौकी हिरनी की सी होंगी आंखें, कमर होगी बेहद पतली, गहरी होगी नाभि, चाल को नियंत्रित करता होगा नितंबों का बोझ, तनिक से झुकी होगी स्तनों के उभार के कारण। यहाँ पे हम इसका जो संदर्भ है वो देख लेते हैं। यह पंक्तियाँ कालिदास द्वारा रचित उत्तर मेघ से ली गई है। यह यक्ष अपनी प्रियतमा अर्थात यक्षिणी के सौंदर्य का स्मरण कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो मतलब जो संदर्भ होता है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये तो आपको मैं बहुत पहले से बताती आई हूँ कि ये लिखना ज़रूरी होता है। तो संदर्भ में आप चाहे तो थोड़ा और बढ़ा के लिखना चाहते हैं कि जैसे कि ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ से लिया गया है। तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं या आपको जो अपने अनुसार उचित रखे आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका जो प्रसंग है क्या बताया गया है। यहाँ विरही यक्ष अपनी प्रेयसी अर्थात यक्षिणी के रूप और सौंदर्य का स्मरण करता है अर्थात याद करता है। वियोगी की स्थिति में उसे प्रियतमा की अद्भुत रूप आंखों के सामने उपस्थित होती है। यानी कि जो उसकी प्रेयसी अर्थात यक्षिणी है, जब वो बिछड़ जाते हैं तो उसका जो रूप है, सौंदर्य है, उसके आंखों के सामने झलक मतलब उसको प्रतीत होता है। तो देखते हैं यहाँ क्या कहता है व्याख्या में। मेघों को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो यक्षिणी है वो बहुत ही सुंदर है। उसके होठ विफल के भांति लाल और कोमल और रसीले हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मतलब उसके होठ हैं उसको वो फल के समान रसीले बता रहा है और आंखें हिरणी की भांति सुंदर, चंचल और हैरान सी हैं। मतलब कि हम बहुत ही किसी खास वस्तु का मतलब कि जो बहुत सुंदर है तो हम कहते हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो हिरनी के समान है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बना के जो यक्ष है वो अपनी यक्षिणी के बारे में बता रहा है कि पतली कमर है, गहरी नाभि और नितंबों के बोझ से चाल को नियंत्रित करती है, स्तनों के बोझ से थोड़ी झुकी मेरी प्रिया होगी, अर्थात वो रूपवती स्त्री है। मतलब यहाँ पे अपनी जो प्रेमिका है उसके सौंदर्य के बारे में बता रहा है किसी मेघ को अर्थात बादलों को। विशेष में देखते हैं, शारीरिक सौंदर्य का आदर्श चित्रण विफल और हिरनी जैसी उपमाओं का सजीव प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण और श्रृंगार रस की प्रधानता है। स्मृति के माध्यम से वियोग भाव की तीव्रता है। और जो इसकी मतलब इस कविता की जो भाषा है, भाषा आप एक ही लिखेंगे कि संस्कृत निष्ठ है। तत्सम तद्भव शब्दों की जो मतलब प्रधानता है इसमें, क्योंकि आपको संस्कृत के बहुत सारे शब्द दिख रहे होंगे, तत्सम है और तद्भव भी है। तो आप जो भाषा है आप लिख सकते हैं। अब हम दूसरा पद देखेंगे। दूसरे पद में क्या बताया गया है कि जो हमारे
हमारे घर के भीतर बहुत सारी युवतियों के बीच जो कोई हो ऐसी विधाता की सर्वप्रथम कीर्ति से समझ लेना, बस वही है दूसरी मेरी जान। सहचर के अभाव में कम बोलने वाली चक्री बहुतों के बीच में भी अकेली पड़ी ही बेचैनी से काट रही होगी वियोग के दिन। दिखाई देती होगी शिशिर ऋतु में पालों के बर्बाद कमलिन की तरह, या ऐसे ही किसी दूसरी वस्तु से लगती होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेघ से जो विरह मतलब यक्ष है वो अपनी जो प्रेयसी है यक्षिका है उसके बारे में बता रहा है कि वो अपने घर में कहीं अकेले बैठे होगी, विरह में होगी, तो तुम उसे पहचान लेना। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यक्ष आगे कहता है कि जब मेरे घर में बहुत सी स्त्रियों के बीच तुम्हें ईश्वर की प्रथम रचना के सदृश कोई कृति दिखे तो समझ लेना वही मेरी प्राण प्यारी है। जो तुम मेरी प्रेमिका को देखोगे तो बहुत सारी स्त्रियों में तुम अपने आप ही उसको पहचान लोगे, क्योंकि ईश्वर ने उस जैसी कोई अन्य नहीं बनाई। मेरे वियोग में यह चकवी की भांति अकेली कम बोलने वाली बहुत बेचैनी से वियोग के दिन काट रही होगी। शिशिर ऋतु में पाला पड़ने में जैसे कमल का फूल या अन्य वस्तु बर्बाद हो जाती हैं वैसे ही वह लग रही होगी। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यक्ष है वो कहता है कि मेरे घर में जब मतलब कई बहुत सारी युवतियाँ अर्थात स्त्रियाँ होंगी, महिलाएं होंगी, लेकिन जो मेरी प्रिया है वो तुम आसानी से पहचान लोगे उसे, क्योंकि वह ईश्वर की बनाई गई पहली अनोखी रचना है और वह इतनी खास है कि दूसरा कोई वैसा नहीं है। और वे मेरे बिना चकवी अर्थात एक पक्षी जो अपने साथी से बिछड़ने पर दुखी रहता है। जैसे कि हमने जो इससे पहले कविता राम काव्य का जन्म पढ़ा था उसमें हम जैसे देखते हैं कि जो नर पक्षी होता है जो उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी मादा पक्षी होती है कितनी वो विरह वेदना में रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अकेली और चुपचाप होगी, वो बहुत ही बेचैनी के दिन काट रही है। उसकी जो हालत है ऐसी होगी जैसे सर्दी में ठंड से मुरझाया हुआ कमल का फूल होता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं। वियोग व्यथा का जीवंत चित्रण है, मतलब कि यहाँ पे जीवंत रूप में दिखाया जा रहा है कि जो इसकी प्रिया है वो अकेलेपन और बहुत दुख, मतलब उस दुख का जो मार्मिक मतलब चित्रण दिखाया गया है। आगे है चकई और मुरझाई कमल जैसी उपमाएं, मतलब कि यहाँ पे जो उपमाओं की बात की गई है कि दुखी स्थिति का जीवंत बनाती है कि जैसे कि किसी भी हम वस्तु के, जैसे कि हम किसी की तारीफ करते हैं कि जैसे कि चांद की तरह है, जैसे कि इसकी आंखों की तुलना हिरनी के समान, हिरनी की आंखों के समान की जा रही है। तो ये एक तरह से उपमानों के मतलब यहाँ पे उपमानों का प्रयोग किया जा रहा है कि जैसे हिरनी की आंखों के जैसे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और करुण रस की गहनता है प्रिया, मतलब जो इसकी यक्षिणी है उसके दुख और अकेलेपन जो करुण रस को जन्म दे रहा है। और प्रेयसी की श्रेष्ठता और विशेषता पर बल दिया गया है, मतलब कि यक्ष अपने प्रेमिका को सबसे अनोखी और विशेष बताता है। अब हम अगला जो पद है उसे देखेंगे। जोर की रुलाइयों से सूजी आई होंगी आंखें, गरम गरम सांसों से फोके पड़ गए होंगे होठ, हथेली पर रखा होगा गाल, समूचा नहीं दिखता होगा मुख, क्योंकि आते होंगे सामने फिर सूखे लंबे बाल, हाय तुम करते हो पीछा तो चांद का भी होता है यही हाल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब कि किस प्रकार से मतलब ये बता रहा है कि जो मेरी प्रेयसी है वो रो रो के अपनी आंखें सुजाली होगी और जो उसके गर्म गर्म सांसों से जो उसके होठ है उस पर पोपले पड़ गए होंगे। तो यहाँ पे उसकी अवस्था, मतलब कि उसकी जो प्रेयसी है किस प्रकार से उसे बिछड़ने पे उसकी हालत कैसी हुई है उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो हम प्रसंग देखेंगे। यक्ष अपनी प्रियतमा की पीड़ा की कल्पना करता है कि वह किस अवस्था में दिन बिता रही होगी। व्याख्या देखते हैं। मेरे विरह में दिन रात रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई होंगी, रोने से मुंह से लगातार गर्म हवा निकल रही होगी जिससे होठों पर
फफोले पड़ गए होंगे, हथेली पर गाल रखी होगी, उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सूखे बाल चेहरे पर आ रहे होंगे, मगर क्योंकि वह अपना ध्यान नहीं रख पा रही है तो वह सूख गए हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यक्ष है वो कहता है कि जो मेरे बिना मेरी प्रिया है, मतलब मेरी यक्षिणी है, मेरी प्रेमिका है, वो दिन रात रोती होगी जिससे उसकी आंखें सूज गई होंगी। रोते रोते उसकी गर्म सांसें से उसके होठों पर फफोले पड़ गए होंगे और जो उसका हाथ है वो अपने गालों पर रखी उदास बैठी होगी और उसके सूखे बिखरे बाल बार बार चेहरे पे आ रहे होंगे जिससे उसका चेहरा पूरा नहीं दिखता होगा। तब यक्ष कहता है कि उसकी प्रिय मतलब जो यक्षिणी है इतना गहरा है, मतलब उसका दुख इतना गहरा है कि प्रकृति का जो चांद भी है उसका पीछा करने पर ऐसे ही दुखी हो जाया करता होगा। अब हम इसमें विशेष देखेंगे क्या है, विशेषता क्या है इसमें। करुणा और विरह का चरम चित्रण है, मतलब कि यहाँ पे जो यक्षिणी है उसके दुख की स्थिति जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। प्राकृतिक प्रतीक अर्थात चांद का मानवीकरण है, मतलब कि यहाँ पे चांद को इसकी यक्षिणी के दुख को जोड़कर प्रकृति और मानव भावनाओं का मेल दिखाया जा रहा है। आगे है प्रेयसी के दुख को देखकर प्रकृति भी व्यथित है, मतलब कि जो सूजी आंखें है, फफोले है और बिखरे बाल है उसका वर्णन बहुत ही सजीव तरीके से किया गया जैसे कि जीता जागता हो। आगे है चित्रण अत्यंत मार्मिक और सजीव है, जो इसके मतलब इसमें वियोग की गहराई बताई गई है कि जो यक्षिणी है वो बहुत ही मतलब दुख प्रकृति का मतलब एक तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि कितनी दुखी है वो। अब हम देखेंगे अगला पद यहाँ पे, बताओ मित्र तुम्हें वह क्या करती मिलेगी, सजा रही होगी देव देवियों की निमित्त नैवेद्य की, रही होगी आँख कल्पना प्रसूत विरह खिन मेरा यह शरीर, रही होगी पूछ पिंजड़े में टंगी मिठ बोली मैना से, गुणवंती बोल आती भी है वह तुम्हें याद है जान से प्यारी थी। यहाँ भी हम प्रसंग में देखेंगे कि यहाँ पे जो यक्ष अपने मित्र अर्थात मेघ से अपनी प्रेयसी के दिनचर्या और उसका विरह अवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है। मतलब कि यहाँ पे जो यक्ष है वो अपनी जो यक्षिणी है वो दिन भर क्या करती मिलेगी तुमको और दुखी मन से बात कर रही होगी, ये सब उसकी अवस्थाओं की कल्पना करके मेघ को बताता है। अब हम इसमें व्याख्या देखेंगे। वह आगे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है कि मित्र तुम्हें और मैं क्या बताऊं, वह देवी देवताओं के लिए प्रसाद भोग नैवेद्य बना रही होगी, साथ ही विरह के कारण उसका मन खिन्न हो रहा होगा और पिंजरे में टंगी मीठी वाणी बोलने वाली मैना से ही वह अपने मन की बातें कर रही होगी और पूछ रही होगी क्या तुम्हें भी मेरे प्रियतम याद आते हैं, क्योंकि तुम्हें भी तो बहुत प्यार करते थे। मतलब कि यहाँ पे जो यक्ष है वो मेघ से कहता है कि मित्र सुनो, तुम्हें मेरी प्रिया ऐसी हालत में मिलेगी कि शायद वह देवी देवताओं के लिए प्रसाद बना रही होगी, लेकिन जो उसका मन मेरे वियोग में उदास होगा और वह पिंजरे में बंद प्यारी मैना से बात कर रही होगी और वह मैना से पूछ रही होगी क्या तुम्हें भी मेरे प्रियतम अर्थात मेरी यक्ष याद आती है, वे तुम्हें बहुत प्यार करते, यानी कि वह अकेलेपन में अपनी मैना से ही दिल की बात कर रही होगी, ऐसा कल्पना करके वो मेघ को बताता है। अब हम इसमें विशेष में देखेंगे। वियोग व्यथा और एकाकीपन का चित्रण है, मतलब कि यहाँ पे वियोग और अकेलापन दिखाया गया है कि जो इसकी यक्षिणी है वो अकेलेपन और मैना से बात करते नजर आएगी। धार्मिक कर्मकांड और आंतरिक वेदना का द्वंद्व है, यहाँ पे धार्मिकता और दुख का जो मिश्रण है कि वह पूजा तो कर रही होगी लेकिन मन उसका दुखी होगा। मैना से संवाद अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक है, मतलब कि यहाँ पे जो मैना है एक प्रतीक के रूप में आई है कि मैना से बात मतलब जो यक्षिणी है वो मैना से बात करके अपने अकेलेपन और प्रियतम को मतलब याद के रूप में दर्शाया गया है। आगे है यहाँ करुण रस की पराकाष्ठा है,
मतलब कि करुण रस भी यहाँ पे मतलब करुण रस की प्रधानता दिखाया गया है कि जो यक्षिणी है वो दुख और उसकी जो बातचीत है वो करुण रस को बहुत ही गहराई से दिखा रहा है। और जो भाषा है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि संस्कृत निष्ठ है, तद्भव तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे जो पद है वो देखेंगे, अगला पद इसमें। गोद में बीन लिए मलिन वसना बेचारी वाली होगी, मेरे नाम के गीत से भींग भींग जाते होंगे तार, होंगी इन्हें बार बार भूलती होगी अपने ही स्वरों के चढ़ाव उतार। इसमें बताया जा रहा है कि यक्ष अपनी प्रेयसी से संगीत, प्रेम और उसके विरह से उत्पन्न व्याकुलता का चित्रण करता है। मतलब कि यहाँ पे यक्ष अपनी प्रेमिका के संगीत, प्रेम और उसके दुख की बात कर रहा है। आगे है व्याख्या। प्रेयसी मलिन वस्त्र पहने बीन उठाए बैठी होगी, जब वह मेरे नाम के गीत गाती होगी तो बीन के तार आंसुओं से भीग जाते होंगे। विरह की तीव्रता से वह अपने ही गीतों के स्वर लय भूल जाती होगी। मतलब कि यहाँ पे जो यक्ष है वो मेघ से कहता है कि जो मेरी प्रिया है, अर्थात मेरी जो प्रियतम है, वो बहुत ही गंदे कपड़े पहन के उदास होकर बीन अर्थात जो वाद्य यंत्र होता है लिए बैठी होगी और मेरे नाम के गीत गा रही होगी, लेकिन दुख के कारण उसके आंसुओं के बीन के मतलब जो तार होते हैं, वाद्य यंत्र है, उसके तार भीग जाते होंगे। वह गाते गाते अपने गीत की लय और स्वर भूल जाती होगी, क्योंकि उसका जो मन है मेरे वियोग में डूबा हुआ है। आगे हम विशेष में देखेंगे। संगीत और आंसुओं का मार्मिक संगम है। मतलब कि यहाँ पे जो संगीत और दुख का मेल दिखाया गया है कि जो यक्षिणी है वो संगीत मतलब गीत गा रही है और आंसुओं के तार मतलब भीग जा रहा है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। आगे है विरह के कारण कला की साधना में विघ्न। मतलब कि यहाँ पे वियोग का प्रभाव दिखाई दिया है कि जो दुख के कारण उसकी कला में भी रुकावट आ रही है। करुण रस की सघन अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यक्षिणी है वो गाना और भूलना करुण रस को बढ़ावा दे रहा है। आप इस पूरे कविता के दौरान देखेंगे कि इसमें करुण रस की प्रधानता है, तो करुण रस जरूर लिखेगा। विशेष में 1-2 पॉइंट ही लिखना है, पर लिखना जरूरी होता है। आगे है रूप और रस दोनों का भावपूर्ण चित्रण किया गया है, यानी कि सजीव चित्रण है कि बीन के तारों का भीगना और जो स्वर है, स्वर का भूलना बहुत ही जीवंत रूप दिखाई दे रहा कि जैसे कि हम किसी को याद करते हैं तो जो हमारा काम करते रहते हैं उसमें ध्यान नहीं रहता है और मतलब ये जैसे कि हम दोनों फिर काम बिगड़ जाते हैं, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगला पद है यहाँ पे। टहरी पर बैठी होगी, पकड़े होंगे सामने फूलों के, सहारे गिर रही होगी अवधि की बाकी महीने, बिताए दिनों के संपर्क सुख की यादों का ले रही होगी मन ही मन स्वाद, बिछुड़ी प्यारी के यही तो होते हैं यहाँ पे साधन। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यक्ष अपनी प्रेयसी के अकेलेपन और स्मृति साधना का चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ पे जो इसकी प्रिया है अर्थात यक्षिणी है वो अकेलेपन में जो पुरानी यादें हैं उनके सहारे समय काट रही होगी, यही ये मेघ से बताता है। प्रेयसी टहरी अर्थात झरोखे पर बैठी होगी, उसके सामने फूल रखे होंगे, वह बीते दिनों के सुखद स्मरण यानी कि जो बहुत अच्छे दिन थे जब ये दोनों साथ में थे से विरह का समय काटती होगी। उनकी स्मृतियों के मन ही मन स्वाद लेकर ही वह अपनी व्यथा को कम करती होगी, क्योंकि यही उसके लिए सहारा है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यक्ष कहता है कि जो मेरी प्रियतम है वो खिड़की अर्थात टहरी झरोखे पर बैठी होगी और उसके सामने फूल रखे होंगे और वह बीते हुए सुखद दिनों को याद करके उसमें खोई होगी और उन यादों को मन ही मन आनंद लेकर वह अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रही होगी। यानी कि जो अच्छे दिन थे उसे याद करके वो अपने आप को खुश रखना चाहती है, जो उसका दुख है उसे कम करना चाहती है। क्योंकि जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ता है तो यादों मतलब जो उसके पुराने याद होते हैं वही मतलब उनके लिए सहारा होते हैं कि जैसे कि हम मिलते थे, बातें करते थे, मतलब जो अच्छे दिन हुआ करते थे वो यहाँ पे सहारा दे रहे हैं उसे खुश रखने के लिए। तो आगे इसमें विशेषता में क्या है,
स्मृति साधना का सुंदर चित्रण है। बीते सुखों का स्मरण ही वियोग में सहारा है। मतलब कि जो स्मृति का सहारा मतलब कि जो पुरानी यादें हैं, पुरानी यादों से अपने दुख को कम करती नजर आ रही है यहाँ पे यक्षिणी। आगे है बीते सुखों का स्मरण ही वियोग में सहारा है। मतलब ये जो करुण और श्रृंगार रस दोनों यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रेम की यादें और दुख का जो मिश्रण है दोनों रसों को दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे खुशी, मतलब जब ये याद करके खुश हो रही है, उसका मन आनंदित हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि श्रृंगार रस, क्योंकि जब यक्ष और यक्षिणी मिले थे, उनकी जो बातें हुई थी उन दिनों को, मतलब जो खुशी के पल थे उन्हें याद कर रही है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है। और जो फिर अपने दुख को कम कर रही है यहाँ पे, मतलब दुखी तो है वो, पर उसको सहारा मिल रहा है कि जो उसकी यादें थी, तो यहाँ पे मतलब कि करुण रस भी है, तो दोनों रस की प्रधानता है। आगे है भावों की सरल और स्वाभाविक प्रस्तुति। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो याद है वो किस प्रकार से यक्षिणी के लिए सहारे के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इतनी ही पंक्तियाँ थी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी मैं जो आपके भारतीय साहित्य है उनके जो टॉपिक्स है मैं जल्द ही कवर करा दूंगी, और उसके बाद मैं भाषा विज्ञान जल्दी शुरू कर दूंगी। यदि आपको लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न रह गया है मुझसे, तो आप कमेंट कर देना, और प्लीज़ कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना। थैंक यू।